गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12th क्लास फिजिक्स के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक था जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो था बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। क्लियर बच्चों? यानी एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। अब देखिएगा इसके बाद अगर हम बात करें, हमने बायो-सावर्ट लॉ के अंदर एक फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था कि किसी भी वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, यानी आपके पास एक वृत्ताकार लूप होती थी और उसके सेंटर पर यानी उसके केंद्र पर आपको क्या निकालते थे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम बात करते थे और वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसका मान आया था बच्चों, आपको याद हो तो B = μ0I/2r। ये क्या था? किसी भी वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा हम बात करते हैं कि उसी वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि मान लेते ये एक वृत्ताकार लूप है, ठीक है ना, एक वृत्ताकार लूप है तो इसके केंद्र से जो एक्सिस पास हो रही है, मान लेते ये इस तरह से रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका केंद्र से पास होने वाली लाइन होगी यानी अक्षीय रेखा होगी इस तरह से। तो हम इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P मान लेते हैं और उस बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर बच्चों? अभी तक तो हमने केंद्र पर निकाला था, अब हम क्या ले रहे हैं कि केंद्र से जो एक्स पास हो रही है उस अक्ष के ऊपर कोई बिंदु P लेना है, हमें कोई बिंदु कंसीडर किया हमने और उस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो टॉपिक है वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा सेकंड है। इससे पहले हमने वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था जिसका मान कितना था, B = μ0I/2r। यहाँ पर r क्या होती थी, उसी वृत्ताकार लूप की त्रिज्या होती थी और म्यू का आपको पता ही है, म्यू क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसको क्या बोलते हैं, माध्यम की चुंबकीयशीलता। ठीक है ना। अब देखिएगा वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार लूप मान लेते हैं। ठीक है, माना एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या बड़ा R मान लेते हैं, R तथा उसमें विद्युत धारा I घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हमें क्या मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार, हमने एक लूप मान लिया, मान लेते हैं ये कोई वृत्ताकार लूप है। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर जो धारा है, विद्युत धारा हम मान लेते हैं कितनी है, I करंट फ्लो है, कितना, ये हमने I मान लिया और इसकी त्रिज्या है, ये थोड़ा वृत्ताकार बनाता हूं इसको, इसमें क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा में प्रवाहित धारा I हो। ठीक है ना, इसमें थोड़ी और लिख लेता हूं, माना लूप के
अक्ष पर यानी एक्सिस पर, लूप के अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, देखिएगा। हम मान लेते हैं कि एक वृत्ताकार लूप है, ये हमने एक वृत्ताकार लूप मान लिया। लूप का मतलब समझिए कोई भी वृत्ताकार सर्किल, ठीक है ना। मान लीजिए वृत्ताकार लूप है और इसकी त्रिज्या है, वो कितनी बता रखी है आपको, r बता रखी है। इस वृत्ताकार लूप की जो त्रिज्या है वो हमने मान लिया कितनी है, r है। ये हमने वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r ले ली और ये इसका केंद्र O हो गया। क्लियर? एक मिनट, मेहंदी लगी सारी, नेल आर्ट हो गया। हमने क्या माना है बच्चों कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r मान लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर, इस वृत्ताकार लूप के अंदर हम मान लेते हैं जो धारा है I, वो कैसे फ्लो हो रही है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। विद्युत धारा की हमने क्या माना है, I विद्युत धारा है और वो किस दिशा में है, घड़ी की दिशा में। तो हमने मान लिया इसके अंदर करंट है, इस तरह से फ्लो हो रहा है। क्लियर बच्चों, क्लॉकवाइज। अब देखिएगा, और आपसे क्या कहा गया है कि इसके अक्ष से, ये कोई इसके अक्ष हो गया, ये इसके अक्ष से हम मान लेते हैं x दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं हम, ये बिंदु P मान लिया और ये दूरी कितनी है बच्चों, x मान लेते हैं, ठीक है ना। दूरी क्या है, ये x है। तो इसके केंद्र से h दूरी पर कोई बिंदु P है, ये x हो गया, ठीक है ना। अब इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आपने बायो सावर्ट नियम से पढ़ा होगा कि किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं, एक स्मॉल विद्युत एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट या विद्युत करंट एलिमेंट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करते हैं। वो कितना होता है देखिएगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट है जिसको हम क्या मानते थे, dl मानते थे। और आपको पता है dl कैसी राशि है, कि सदिश राशि है। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा, तो इस स्मॉल dl से मान लेते हैं कि ये बिंदु r है, देखिएगा इस स्मॉल dl से मान लेते कि r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P है। देखो केंद्र से तो दूरी x है, ध्यान रखना, केंद्र से दूरी कितनी है, x है, और इस dl से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, r है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और कैपिटल R क्या है, इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या है, ठीक है ना, ये हमने लिखा हुआ है। तो देखिएगा हमने क्या माना है कि एक dl माना है, ठीक है ना, एक सदिश राशि होती है, इससे r दूरी पर ये बिंदु जो P है इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है आपको, ठीक है ना। अब देखिएगा सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें कि दिशा की बात करें तो देखिएगा इसके अंदर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, जो dl है अगर हम उसकी दिशा की बात करें तो वो dl कितना हो जाएगा, इस तरह से दिशा हो जाएगी dl की दिशा। अब देखिए ये एक्चुअल में कैसे है, अगर हम बात करें, देखिए
ये वृत्ताकार लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, वृत्ताकार लूप ऐसे है और इसके अक्ष से ये कोई लाइन पास हो रही है जो कहां पे जा रही है, इसके अक्ष से पास हो रही है। इस वृत्ताकार लूप के अक्ष से ये कोई देखिएगा कैसे है, मैं आपको समझाता हूं कि ये मान लेते वृत्ताकार लूप है और ये वाली लाइन क्या है, उसके अक्ष को प्रदर्शित कर रही है और यहाँ पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम एक dl कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं dl यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर एक dl है, तो आपको पता है dl की दिशा कैसे होगी, विद्युत धारा की दिशा में इस तरह से, और ये दूरी है वो क्या कहला रही है, r कहला रही है। ये वाली दूरी है, ये क्या कह रहा है, r है, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, r से। तो देखिए dl की दिशा इधर है और r की दिशा किधर होगी, इधर, यानी dl और r के बीच का जो कोण है, dl और r के बीच का जो कोण है बच्चों, वो हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो यहां पर जो कोण है ये कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण रहेगा ये। तो देखिए अतः थीटा बराबर 90 डिग्री, चूंकि अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वो कितना हो जाएगा, देखिएगा dP बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर साइन 90। थीटा कितना हो गया, साइन 90, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों थोड़ा कि इस dl की वजह से इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा किधर होगी, करंट है dl की डायरेक्शन इधर होगी, यानी करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर होगी, ठीक है ना। तो हम देखिएगा अगर यहां से करंट की डायरेक्शन में अंगुलियों को लगाते हैं तो देखिएगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस बिंदु P का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहां पे होगा, नीचे की ओर। तो यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। अब हम एक दूसरा कंपोनेंट और मान लेते हैं dl, ये यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये भी सेम दूरी पर ही होगा, r दूरी रहेगी ये भी, ठीक है। तो यहां से देखिएगा इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है अगर हम निकालेंगे, इसमें करंट कैसे जा रहा है, इस तरह से, तो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो किस तरह से होगी, इसके इस दिशा में, क्लियर। यानी देखो हम पढ़ते हैं कि जो dB होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, dl के, यानी dP और dl के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, और जो dB होता है वो r के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है। तो देखिएगा जो dP है इस r के भी लंबवत है, ये वाला कोण ये भी 90 डिग्री का होगा, और इस L के भी क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। अब देखिएगा यानी इस dl के जो चुंबकीय क्षेत्र ये वाला हो गया, इस dl के जो चुंबकीय क्षेत्र ये वाला हो गया, जिसको हमने क्या लिखा है, dB लिखा है। अब बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र को हम दो कंपोनेंट में विभाजित कर लेते हैं, दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं। अब देखिएगा मान लीजिए ये वाला कोण है, ये हम मान लेते हैं फाई है, कितना मान लिया, फाई। तो ये वाला कोण भी क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि ये दोनों सेम टेंजेंट है, सेम स्पर्शरेखा है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, अगर हम इसकी बात करें ये dB cos थीटा होगा, क्यों, देखिएगा इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला अगर ये फाई है तो ये कितना बचेगा, अगर इस कोण की बात करें हम तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस फाई बचेगा,
ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों 90 डिग्री पर है, अगर ये फाई है तो कितना बचेगा 90 माइनस फाई। अब वापिस से ये वाले दोनों भी क्या है 90 डिग्री पर है, तो ये वाला कितना बचेगा वापस से फाई। क्लियर, तो यहां से कितना हो गया ये cos फाई हो गया, और इस दिशा में क्या हो गया dB sin फाई। क्लियर, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के हमने दो कंपोनेंट बात की, cos थीटा और sin थीटा। ऐसे ही इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये कौन सा हो जाएगा dB cos थीटा और ये वाला dB sin थीटा। यानी थीटा की जगह हमने क्या माना है फाई। अब देखिए बच्चों यहां से कि dB cos थीटा और dB cos थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो cos थीटा वाले टर्म्स तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, केवल कौन सा बचेगा sin थीटा वाला टर्म से शेष बचेगा। ठीक है ना, तो यहां से देखिएगा जो sin थीटा वाला टर्म है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पूरा निकालेंगे, dB इक्वल टू कितना हो गया μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि देखिएगा sin 90 कितना होता है 1, ठीक है ना। अब देखिएगा इस dl की वजह से चुंबकीय क्षेत्र ये आ गया है। अगर हम पूरे वृत्ताकार लूप को छोटे छोटे dl में विभाजित माने, छोटे छोटे dl के अंदर डिवाइडेड माने, तो पूरे वृत्ताकार लूप की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा आता है कुल चुंबकीय क्षेत्र हम समाकलन कर लेंगे dB इक्वल टू इसका भी μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा sin फाई अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा ये एक्चुअल में इस वाले दिशा से बचा है, कौन सा dB sin फाई से, और dB की वैल्यू ये होती है। अब देखिए यहां से b इक्वल टू बच्चों μ0 अपॉन 4 पाई, या फिर एक लिखिएगा आप sin फाई की वैल्यू निकालिए, sin फाई। अगर इस वाले ट्रायंगल से हम sin फाई की वैल्यू निकालते हैं तो फाई बराबर क्या होगा, देखो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना हो गया r और हाइपोटेनस कितना हो गया स्मॉल r, यानी कैपिटल R अपॉन r। ये sin फाई यहां पर रख लेते हैं हम, dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर इनटू r अपॉन r। क्लियर बच्चों, या फिर b इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं हम I अपॉन I r अपॉन r क्यूब, r इनटू r कितना हो गया r क्यूब हो गया। अब देखिए जो dl बचा है इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है 2 पाई r। कैसे देखो ये dl छोटे छोटे dl मिला के टोटल कितना हो गया 2 पाई r के बराबर, या फिर यहां से 2 पाई से कैंसिल हो गया, तो b बराबर कितना हो गया μ0 अपॉन 2 I r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। क्लियर बच्चों, अब देखिए ये जो r क्यूब है इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिएगा आपको पता है कि जो r है अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस त्रिभुज से, तो r को हम क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां से देखिएगा या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं हम r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है हाफ पावर। अब इस वैल्यू को यहां पर रख लेते हैं, तो b बराबर कितना हो गया μ0 अपॉन 2 I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर, हाफ ये है और 3 है, कितने 3 अपॉन 2। ये क्या होता है बच्चों, किसी भी वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर बच्चों, μ0 अपॉन 2 I r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की 3 अपॉन 2।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखिएगा मैं ग्रुप के अंदर देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रहे कि पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है या आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। यस नो कुछ भी रेस्पॉन्स कीजिए, पता नहीं लगता कि कौन बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दोबारा पढ़ाया जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो चीज़ इस बार समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोबारा अगर टाइम कम रहता है उस टाइम आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये ध्यान रखें, आप साथ साथ पढ़ते रहें, सेम एज इट इज को नोटबुक के अंदर नोट करना है। सिर्फ मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस अपडेट होके आ गया है, तो ये दिमाग से निकाल दे कि इस बार सिलेबस चेंज होगा या बाद में पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।